नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। यूपी सरकार ने जून में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा था, जिसे सरकार ने जून के महीने में ही पूरा कर लिया। अब सरकार ने जुलाई में 3 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सरकार 1 जुलाई से महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके लिए 186 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सिर्फ लखनऊ में 50 लाख वैक्सीनेशन किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगवाने से जुड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें कहा गया है कि वैक्सीन गर्भवतियों के लिए भी सुरक्षित है और उन्हें भी दूसरे लोगों की तरह संक्रमण से बचाती है। गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए उन्हें कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकती हैं। यह सलाह दी जाती है कि सभी गर्भवती महिलाएं वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीनेशन और डेल्टा प्लस वेरिएंट से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का खास पैनल मौजूद है, जो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आप सिर्फ हमारे नंबर पर कॉल करिए और सीधा देश के बड़े डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आप हमारे फोन पर कॉल करें, आपके मन में जो भी सवाल है बेहिचक पूछें। तो आज इंडिया न्यूज ओपीडी में देश के जाने माने और बड़े डॉक्टर से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मौजूदा दौर में और किस तरह से सतर्क और सजग इस कोरोना संक्रमण से रहा जा सकता है, या फिर वैक्सीनेशन को लेकर आपका कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप सीधा फोन कॉल के जरिए डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। तो सीधा परिचय आपका डॉक्टर से करा दूं। हमारे साथ फिजिशियन है डॉक्टर अंतरिक्ष मौर्य। डॉक्टर अंतरिक्ष, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। साथ ही डॉक्टर एस देव हैं, जो सीनियर फिजिशियन है। डॉक्टर एस देव, आपका स्वागत है सर। डॉक्टर राज तिलक हैं, जो सीनियर पीडियाट्रिशियन है। डॉक्टर राज तिलक, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अंतरिक्ष, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं सर मैं ओपीडी की, क्योंकि अब से कुछ ही देर में दर्शक भी कॉल करेंगे। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। उनके सवालों का जवाब भी हम आपके जरिए लेने की कोशिश करेंगे, सलाह भी आप लोग उन्हें दें। लेकिन सवाल अब यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से जागरूकता सरकार की ओर से की जा रही है, डॉक्टर्स शुरुआत से ही इस बात को कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम इस संक्रमण को तोड़ सकते हैं। तो क्यों ना अब वैक्सीनेशन के लिए और ज्यादा सजग लोगों को रहने की आवश्यकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी अब वैक्सीनेशन के लिए मंजूरी मिल गई है, या फिर कहें कि ये बता दिया गया है कि गर्भवती महिलाओं को ही उसी तरीके से वैक्सीन सुरक्षित रखेगी जैसे बाकी लोगों को रखती है। मैं चाहूंगा आप अपनी कुछ सलाह दें, कुछ राय रखें वैक्सीनेशन को लेकर, ताकि लोग और ज्यादा अवेयर हों। डॉक्टर अंतरिक्ष। हेलो हेलो डॉक्टर अंतरिक्ष, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? हेलो डॉक्टर अंतरिक्ष, आप सुन पा रहे हैं सर? सुन रहा हूँ। हेलो, हाँ जी सुन रहा हूँ। जी जी अंतरिक्ष जी, मेरा सवाल वैक्सीनेशन को लेकर है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, ये आप डॉक्टर से लगातार बता रहे हैं, और कैसे लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं वैक्सीनेशन के प्रति? बिल्कुल, देखिए वैक्सीनेशंस इस समय जो ये कोरोना का जो चल रहा है, इसमें हमारे पास सबसे बड़ा हथियार जो वैक्सीनेशन ही है। इसमें जो है, जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि देश के हर कोने कोने तक जो है वैक्सीनेशन क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ बतानी जो है ज़रूरी है। इसके लिए जो है सरकार, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, इन सब की जो है टीम जो है हर घर घर में जाकर जो ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुंचाए और लोगों को जागरूक करे कि नहीं, वैक्सीनेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीनेशन ही हमारा जो है एकमात्र हथियार है। जी ठीक है। डॉक्टर देव सर, मैं चाहूँगा आप भी लोगों को सलाह दें, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम की स्थिति हमने देखी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल होती हैं, लोग उन पर बिना सच्चाई जाने यकीन भी कर लेते हैं। भ्रम की स्थितियाँ बनी, लेकिन अब लोग जागरूक भी हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी वैक्सीनेशन में तेज़ी आ रही है, और कैसे लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं? देखिए परा की जहाँ तक बात है वैक्सीनेशन का, पहले मैं बता दूं वायरस का, खासकर कोरोना वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी। डायरेक्ट जो एंटीवायरल कोई ऐसी दवा बनी हो जो कोरोना को, कोविड को, उसके अगेंस्ट में काम कर सके। तो सीधी सी बात है, हमारी जो प्रतिरक्षण शक्ति है, हमारी जो अपनी शक्ति है, वही उससे लड़ सकती है। और उससे लड़ने के लिए 2 तरह के सुझाव मेरे हैं।
एक तो हर्ड इम्यूनिटी जो सेल्फ बनती है वो हम भी बाद में बताते हैं। सेकंड जो बनती है वो हमारी वैक्सीनेशन से जो इम्यूनिटी बनती है। इसलिए वैक्सीनेशन जो हमारे हाथ में है, हर्ड इम्यूनिटी हमारे हाथ में नहीं होती है, वो अपने आप बनती है। शॉर्ट इन्फेक्शन अगर होते रहते हैं, एंटीबॉडी बनते रहते हैं और एक बार एक मास उसको पैसिव इम्यूनाइजेशन भी कह सकते हैं, तो उससे एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई। वो हमारे हाथ में नहीं होता है। पैसिवली हम इम्यूनाइज हो गए हैं पैसे, और शॉर्ट इन्फेक्शन हमें हो रहा है, शॉर्ट इन्फेक्शन हुआ या थोड़ा सा सीवियर इन्फेक्शन हुआ तो हमें उसमें प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन होने शुरू हो जाते हैं। तो शॉर्ट इन्फेक्शन और हैवी इन्फेक्शन, इन दोनों के लिए हम अब कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे हाथ में है बचने के लिए, उसका एक ही मात्र तरीका है जिससे हम वैक्सीनेशन से एंटीबॉडी बनते हैं। दो तरह से बीमारियों से हमारी बचाव होती है। शरीर के अंदर दो सिस्टम डेवलप होते हैं जी। एक तो कहते हैं सेल मेडिएटेड, दूसरे कहते हैं ह्यूमोरल। ह्यूमोरल को ही एंटीबॉडी डेवलप होना कहते हैं। सेल मेडिएटेड क्या हुआ, तुरंत जो रैपिड एक्शन फोर्स समझिए उसको। रैपिड एक्शन फोर्स की तरह से हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं, जो हमारे डिफेंस सिस्टम होते हैं, वो तैयार रहते हैं और कई सिस्टम एक साथ मिल के वो बनाते हैं, जिसको जॉइंट सेल बना के करते हैं। उसमें न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं, लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, स्नेफिल्स, और उसमें तो सारे सेल्स मिलके एक जॉइंट सेल बनाते हैं और उनको फैगोसाइटोसिस उसका एक्शन होता है। जो कीटाणुओं को, जो वायरस होते हैं, विषाणुओं को, उनको एक तरह से इंगल्फ कर लेते हैं अमीबा की तरह से। तो वो डायरेक्ट होता है, जिसको रैपिड एक्शन फोर्स कहते हैं। जो हमारे जैसे हमारी आर्मी में होते हैं वो इमीडिएट काम करते हैं। एंटीबॉडी जो बनते हैं वो हमारे डिलेड होते हैं, जो बाद में हमारे जैसे कहा कि शरीर ऑर्डर करती है तो वो उनका रिक्रूटमेंट होना शुरू होता है। और रिक्रूटमेंट कैसे होता है, जब हम पहले किसी स्पेसिफिक वायरस से हम थोड़ा सा एक्सपोज हों, वो डायरेक्ट हो या वैक्सीन से। वैक्सीन भी एक तरह से इनएक्टिवेटेड वायरस है। उस इनएक्टिवेटेड वायरस से जब एक्सपोज होते हैं तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है। तो जो एंटीबॉडी बनती है उसमें आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई 4 तरह के होते हैं। जब आईजीजी बन जाती है, इसका मतलब ये होता है कि हम वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। और यही हम जांच भी करते हैं। कई बार तो हम कहते हैं कि अगर आईजीजी बनी है तो इनडायरेक्ट हम कहते हैं हाँ इसका इन्फेक्शन हमारा हो चुका होगा, तो हमारे में एंटीबॉडी बन गई है। ये जो डिलेड होता है। आईजीएम तुरंत बन जाते हैं, लेकिन आईजीएम बनने की कंडीशन हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम एंटीबॉडी बनकर तैयारी हो गई। वो इमीडिएट एक रिलीफ है वो। तो आईजीजी जो कंडीशन होती है उसमें बन जाते हैं। दूसरे हमारे फिर मेमोरी में चले जाते हैं जी। मेमोरी में जाने का हमारा तात्पर्य है कि जैसे कभी जरूरत पड़ी इमीडिएट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, फिर हमें उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना पड़ता। मेमोरी में हमारे रहता है जो हमारे जो मास्ट सेल होते हैं, मास्ट सेल जहाँ से हमारे ये सिस्टम तैयार होता है। ठीक, तो जब जो मास्ट सेल हमारे होते हैं, जो हमारे स्टेम सेल होते हैं, स्टेम सेल से हमारे मास्ट सेल में वो मेमोरी में चला जाता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगती है। एंटीबॉडी किसको कहते हैं? कोई ये नहीं कि ये एंटीबॉडी दूसरे वायरस में काम करे या दूसरे बीमारी में काम करे। एकदम से स्पेसिफिक होता है, जिससे कहते हैं लॉक एंड की सिस्टम जी। लॉक एंड की, एक ताला एक चाबी से खुलता है। इसका मतलब अगर कोविड-19 से हम एंटीबॉडी बने हैं तो कोविड-19 का इन्फेक्शन जब होगा तभी वो उस तरह के वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी काम करेंगे। जो हम कभी स्ट्रक्चर बनाते हैं, अमूमन डॉक्टर से समझ सकते हैं कि वाई शेप एंटीबॉडी का शेप होता है। एक लॉन्ग आर्म होती है, शॉर्ट आर्म होती है, तो वाई शेप इसमें जो सेंट्रल पार्ट होता है वो वहाँ पे स्पेसिफिक हो जाता है कि हमें कोविड-19 का जो शेप स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेंगे। तीसरी चीज़, इसको शेप कैसे लेता है? एंटीजन और एंटीबॉडी को हमें हल्का सा मैं बताना चाहता हूँ। ये होते क्या है? जो एंटीजन होते हैं जो शरीर में जाते हैं, एंटीजन उनको कहते हैं जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन सके। अब एक सवाल तो अजीब सा हो गया कि एंटीबॉडी बन सके। एंटीबॉडी उन्हीं के अगेंस्ट से बन सकती है जो एंटीजन प्रोटीन नेचर के हों और मॉलिक्यूलर वेट उनका मोर देन 1000 डाल्टन से ज़्यादा हो, डाल्टन यूनिट से ज़्यादा हो जी। लेकिन जो हमारे जिससे हम प्रभावित हो जाते हैं, एंटीबॉडी बन गए। इस तरह से हमारे शरीर में हजारों हजार वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बने हुए पहले से तैयार हैं जी। लेकिन जो पैथोजेनिक होते हैं, जिनसे हमें बीमारी होती है, शॉर्ट थोड़ा 2 मिनट खोल, 2 सेकंड खोल लेंगे, उनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 12,000 होना चाहिए।
अब ये म्यूटेशन और जो म्यूटेशन जो होता है वेरिएंट होता है, इनके मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसी में कम ज़्यादा होता रहता है, तो नए वेरिएंट बन जाते हैं, नए वेरिएंट बन जाते हैं। जी ठीक है डॉक्टर देव, आप बने रहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से बताई गई हैं और इन बातों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि किसी भी शक और संदेह की ज़रूरत और जगह होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन काम करती है, अपना असर दिखाती है, आपने वो पूरा विस्तार से भी बताया। डॉक्टर राज तिलक, वैक्सीन का ही नतीजा है कि फर्स्ट वेव के दौरान हमने देखा डॉक्टर्स बड़ी संख्या में बीमार पड़े, कोरोना की चपेट में आए। सेकेंड वेव में भी ऐसा हुआ, लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स को पहले वैक्सीन लगा दी गई थी, फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर के तौर पर सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन लगवाई और ये सबूत भी पेश कर दिया कि साहब वैक्सीन देखिए कितनी असरदार है और ये ज़रूरी है। इसी का नतीजा रहा कि बाद में जो सेकंड वेव में डॉक्टर बीमार पड़े या फिर बाकी लोग जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली थी, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, वो बीमार पड़े, उनकी जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल नहीं हुई। तो ये ज़रूरी है वैक्सीन, ये माना जाए, और वैक्सीन का ही असर है कि अगर आपको कोरोना होता है तो आप कम से कम आईसीयू में तो नहीं जाएंगे। आपका सवाल क्या है? जी जी डॉक्टर राज तिलक, मेरा सवाल यही है वैक्सीनेशन को लेकर। इस वर्णन में आपका प्रश्न क्या है? जी जी, मेरा प्रश्न यही है कि वैक्सीन ज़रूरी है और वैक्सीन लगाने के बाद अगर लोगों के मन में ये डर या फिर शक है कि कोरोना होता है, तो मैं चाहूँगा आप बताएं लोगों को कि वैक्सीन के बाद आप क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं जाएंगे। क्या इस बात में सच्चाई है? ये 100% सत्य है बात? देखिए, 100% सत्य तो नहीं है, हाँ। लेकिन ये कि बड़ी तादाद में सच है। आईसीएमआर की जो स्टडी है वो स्वयं कहती है कि लगभग 3% फेलियर रेट है, लेकिन 97% सक्सेस है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। मैं स्वयं टीका लगवाने और उसके 1 महीने बाद कोरोना का शिकार बना जी। और आईसीयू पहुंचा। मैं ये कैसे कह दूं कि इसके बाद आप आईसीयू नहीं जा सकते हैं? डॉक्टर अग्रवाल साहब का एक राष्ट्रीय इमेज था। न केवल वो आईसीयू पहुंचे, जीवित भी नहीं रहे। लेकिन ऐसे मामले इतने कम हैं और आईसीएमआर का अध्ययन ये कहता है कि वो 3% से ज्यादा नहीं है टोटल नंबर ऑफ वैक्सीन को देखते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन प्रदत्त शक्तियां हमको ज्यादा सशक्त करती हैं, और अगर हम आईसीयू से आज लौट के आए हैं तो उसकी एक बड़ी वजह वैक्सीन द्वारा प्रोवाइड की गई इम्यूनिटी है, और इसका लाभ हर व्यक्ति ले सकता है और उसे लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर राज तिलक, थर्ड वेव को लेकर क्योंकि अंदेशा अभी जताया जा रहा है कि आ सकती है, बच्चों को प्रभावित कर सकती है, मैं चाहूँगा आप इसके लिए कुछ अवेयर लोगों को करें कि बच्चों को हम कैसे आगे सुरक्षित रख पाएंगे। देखिए, तीसरी वेव के बारे में ढोल बहुत पीटा जा रहा है जी, और मुझे लगता है कि दूसरे में जो हम सोते हुए पकड़े गए और हमारी तैयारी पर्याप्त से कब निकली और लोग न केवल कोरोना से मरे, वो हमारे स्वास्थ्य संज्ञक सेवाएं जो हैं उनकी सीमाओं, ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू बेड्स की उपलब्धता की कमी, चिकित्सा कर्मियों की कमी की वजह से भी काल कवलित हुए। ये बड़ा कारण है कि हम तीसरी वेव को लेके इतने सजग हो गए हैं, और ये अच्छी बात है। हालांकि जो आंकड़े और तथ्य सामने दिखाई दे रहे हैं उससे कम से कम मेरा अनुमान यह है कि या तो तीसरी वेव भारत में नहीं आएगी, और अगर आएगी तो ये दूसरे और पहली वेव के मुकाबले बहुत मामूली होगी, और उसकी निश्चित वजहें हैं। देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एक सीरो सर्वेलेंस कराया जी, जो पांडुचेरी के लिए हुआ, गोरखपुर के लिए हुआ और कई शहरों के लिए हुआ जी। शहरी इलाकों में भी हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुआ जी। और ये पाया गया कि ये सैंपल सर्वे था कि शहरी क्षेत्रों में लगभग
70 से 75% लोग ऑलरेडी संक्रमित हो चुके हैं जी, और उनके एंटीबॉडीज मौजूद हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50 से 60% लोग संक्रमित हो चुके हैं। जी, मेरठ मेडिकल कॉलेज में एक सीरो सर्वेलेंस हुआ, औरैया और मेरठ जिलों का, जहां ये पाया गया कि लगभग 80 से 90% लोगों में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुके हैं जी, जो परोक्ष रूप से ये बताती है कि इनके अंदर कोरोना का या तो संक्रमण हुआ या इनका टीकाकरण हो चुका है। जी, अभी महाराष्ट्र से बच्चों के बारे में एक रिपोर्ट आई है, कल ही अखबार में छाया हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि 50% बच्चे ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना चुके हैं। तो अब इतने लोग बचे कहाँ हैं कि तीसरी वेव अपना कुछ कमाल दिखा पाए। केवल एक ही परिस्थिति होती है कि कोरोना अपनी शक्ल इतनी बदल ले कि वो हमारी इस इम्यूनिटी को धोखा देने में कामयाब हो जाए। जी, तो तीसरी वेव के एक आकार की हम बात कर सकते हैं। वेव कोई बड़े पैमाने पे आएगी, नंबर 1, और नंबर 2, इसके भी कोई कारण नहीं है। जब हमने देखा पहले और दूसरी वेव में बच्चों का प्रतिशत भी अच्छा खासा रहा, लगभग 11.5% बच्चे इन्वॉल्व हुए हैं। जी, बिल्कुल। और अभी भी ये आंकड़ा 20% से कम है। जी, वो पहचान में कम आते हैं, बीमारी उनमें सीरियस नहीं होती, वो संक्रमित कम होते हैं। तो अब ये पैटर्न बदल जाएगा, उसके भी कोई कारण नहीं है। और तीसरी वेव हम अक्टूबर नवंबर में उसकी उम्मीद करते हैं, जब जाड़ा शुरू होगा। जी, जो टीकाकरण की आप बात कर रहे हैं वो सतत जारी है, निरंतर जारी है, और ये भी लोगों की इम्यूनिटी में इजाफा करेगा। तो तीसरी वेव के बारे में हमें आतंकित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन टीका कराना जरूरी है। बिल्कुल, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं और मुझे लगता है कि आपकी बातों को सुनकर शायद उन लोगों को अपने दिमाग से वो डर निकाल दे जो पैनिक वाली सिचुएशन लोग अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि दिमागी तौर पर भी लोगों को परेशान कोरोना आजकल कर रहा है। और पिछली वेव में हमने देखा कि लोग परेशान भी रहे, क्योंकि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर अंतरिक्ष, जब कोरोना काल के दौरान आपके पास पेशेंट्स आते थे तो कैसे आप उन लोगों को सलाह देते थे कि मानसिक तौर पर कम से कम खुद को स्वस्थ रखें, क्योंकि अगर हम मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे तो कोरोना को हरा भी सकते हैं, क्योंकि डर बैठ गया था लोगों के मन में कोरोना का। डॉक्टर अंतरिक्ष। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मरीज आते थे पहले तो मैं उनको यही समझाता था कि देखो ऐसा है कि ये वायरस इन्फेक्शियस ज़रूर है, लेकिन जो है हम प्रिवेंशन से जो इसको काफ़ी कुछ रोक सकते हैं। खासकर जो है मास्क लगाकर और साफ अपने हाथों को जो साफ रखकर सैनिटाइज करके, और जब ज़रूरत पड़े तभी जो है घर से बाहर निकलें। तो ऐसी हिदायतें, ऐसे परामर्श जो है पेशेंट को देकर जो है उनको जो उनकी जो चिंता है कि जो है अरे हमको हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, तो इससे जो उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता था। और साथ में जो है जब भी वैक्सीन आई और जो भी मरीज़ थे तो उन्होंने वैक्सीन के बारे में जब पूछा तो मैंने कहा कि वैक्सीन तो ज़रूरी है, इसको आप नहीं लगवाएंगे तो फिर जो है आप कहीं ना कहीं अपनी इम्यूनिटी के कहीं ना कहीं जो है आप ये कोरोना वायरस के सामने ही खड़े हैं। तो इसलिए जो है इसलिए वैक्सीन तो जो है ज़रूरी है, और साथ में जो ये प्राइमरी जो प्रिवेंशन है ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है डॉक्टर एस देव, अब क्या ना अब ये थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी वो तो बात की बात है। ठीक है, क्योंकि डर नहीं, हमें डरना नहीं है, लेकिन सावधानी बेहद ज़रूरी है, ये महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर एस देव, मैं डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर थोड़ी सलाह आपसे चाहूँगा दर्शकों के लिए। आप थोड़ा बताएं कैसे और सावधान रहें, या फिर क्या डरने की ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा क्योंकि ख़तरनाक इसको बताया जा रहा है तो और ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है, लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा इस तरह से जो, और इसके बाद में बात आ रही है, इसके साथ मुझे ये कहना है कि पहले के जो नए वेरिएंट दिखे वो वहाँ के, जैसे कहा कि इंग्लैंड का है, ये ब्रिटेन का है,
फिर कहीं और कहा, फिर हैदराबाद कहा, फिर ये लगा कि नहीं भाई तो वहाँ के नामों के हिसाब से तो वहाँ के एक तरह से इंसल्ट हो रही है जगह जी। की, कि वो जगह फैला रहा है, इंग्लैंड फैला रहा है या हैदराबाद फैला रहा है। तो उन्होंने अल्फा बीटा डेल्टा गामा इस तरह के नाम देना शुरू कर दिया। जी। डेल्टा भी है और डेल्टा प्लस, दोनों में 2 तरह के हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि तीसरी वेव के बाद चौथी नहीं आएगी, पांचवी नहीं आएगी, ये वेव्स आती रहेंगी क्योंकि वेरिएंट्स आते रहेंगे। लेकिन इनसे डरने की बात नहीं है। पहले तो अफवाहों पे नहीं जाना चाहिए। पिछली जो 2 हमारे वो आए हैं, पहला दूसरा जो वेव आए थे, ये अफवाहों के बाजार पे थी जी। और उन अफवाहों के वजह से कुछ तो डर था और कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। वहाँ तरह तरह की चीजें लोग अपने कहते हैं ना, आपदा में अवसर लोगों ने तलाशना शुरू कर दिया। सेकेंड वेव में देखिए लोगों ने एक इंजेक्शन 50-60 हज़ार का रेमडेसिविर, जिसको हमने आपके चैनल पे भी और कई दूसरे चैनलों पे भी मैंने कहा कि भाई रेमडेसिविर कोई गेम चेंजर नहीं है और नहीं डायरेक्ट वो एंटीवायरल है वो कोरोना के लिए। लेकिन वो इतना अफवाह फैल चुकी थी, इतना खौफ फैल गया था कि हर आदमी चाहता था कि उसके पेशेंट को लग ही जाए और कहीं न कहीं से लाके अस्पतालों को प्रोवाइड करता था, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, नहीं सब मेरे मरीज को लगा दीजिए। तो एक तो पहली बात इससे वो करना है कि अफवाहों पे नहीं जाना चाहिए और अफवाह जो फैला रहे हैं उन पे निगाह जरूर रखनी चाहिए, वो अफवाह क्यों फैला रहे हैं। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर से जो 200-300 के मिलते थे, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के लोगों ने लेने शुरू कर दिए। अस्पतालों में लोगों ने बेड ब्लैक करने शुरू कर दिए, कई जगह हम लोगों ने देखा। हमने जो अपने अब जो डेल्टा प्लस की जहां डर की बात होती है, इसके बाद में आएगा, दूसरे जो वेरिएंट्स आते रहेंगे, लेकिन हमारी इम्यूनिटी अब जो है एक कोरोना, पहले बात तो आप समझिए कि ये कोरोना वायरस जो है ये पहले से था। नया वेरिएंट जो है कोविड-19 आया, ठीक है। यानी डॉक्टर एस देव, क्योंकि अब समय की कमी है, आपकी बात से जो मैं समझ पाया हूं, सावधानी फिर भी जरूरी है, चाहे डर हो या फिर ना हो, सावधानी सतर्कता बेहद आवश्यक है। आप तीनों ही डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया, आप इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में जुड़े और आपके जो सलाह थी, आपकी जो अवेयरनेस लोगों के लिए थी, बेहद महत्वपूर्ण थी, बेहद जरूरी थी, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों की ओर से बताई गई हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मौर्य आपका, डॉक्टर देव आपका और डॉक्टर तिलक आपका बहुत शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज में हमारे साथ जुड़कर तमाम बातचीत करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए। तो सावधानी बेहद जरूरी है, वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा मात्र हथियार है जिसके जरिए कोरोना को हम तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, इसकी चेन को रोक सकते हैं, इसके असर को कम कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया।